नमस्कार। आज आपके इस चैनल के जो भी श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम सैयद महबूब रज़ा है और मैं कानूनगो के पद पर पदस्थापित हूँ। फ़िलहाल वर्तमान में मेरे अंडर में 3 अंचल का प्रभार है, जिसमें बोखरा अंचल, बतनाहा अंचल और रीगा अंचल, ये तीनों अंचल का प्रभार अभी वर्तमान में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है। इससे पूर्व भी 2020 में सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये पूर्ण रूप से 38 ज़िला में शुरू नहीं हुआ था। 20 ज़िला में शुरू किया गया था और उस 20 ज़िला में भी कुछ अंचलों में शुरू किया गया था। जैसे अभी सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में सिर्फ 4 अंचल में कार्य शुरू किया गया था उस समय, और बाकी 13 अंचल जो है उसको में सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब 2024 में नए सिरे से बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार में 38 ज़िला के सभी अंचल में नए सिरे से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। और सर्वे का काम शुरू करने के उपरांत अभी आप लोग हर तरह का वीडियो देखते होंगे। सर्वे की जो जानकारी है वीडियो के माध्यम से दी जाती है, अखबारों के माध्यम से दी जाती है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दी जा रही है कि सर्वे का काम 1 साल में पूर्ण करना है। 2025 जुलाई तक इसको पूर्ण कर लेना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आम रैयत, जो आम किसान हैं, उनकी जागरूकता और उनकी सहभागिता। अगर आप जागरूक रहेंगे, आप पूरी तरह से सहभागिता दिखाएंगे, तो ये जो प्लान है सरकार का, जो प्रोग्राम है, ये बिल्कुल सफल रहेगा। लेकिन अगर आप सहभागिता कम दिखाएंगे इसमें, तो हो सकता है भविष्य में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन यही है कि जो भी प्रक्रिया सर्वे में आप लोगों को बताई जा रही है, भूमि सर्वेक्षण के बारे में जो भी चीज़ बताई जा रही है, अलग अलग प्रक्रिया में अपनी सहभागिता देकर जो भी ये योजना है सरकार की, इसको पूर्ण रूप से सफल बनाने में मदद करें। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रही है, ये भूमि सर्वे है क्या और इसे हमें क्यों करवानी चाहिए, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिहार में जो भी अभी लैंड रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 38 ज़िला में कुछ ज़िले में रिविजनल सर्वे हुआ था, जो 1960 के दशक में हुआ था। लेकिन मैक्सिमम ऐसा ज़िला है जहाँ पर 1960 के दशक वाला जो रिविजनल सर्वे हुआ था वो भी नहीं हुआ है। यानी कि जो अंग्रेज़ के ज़माने में सर्वे हुआ था, जब हम लोगों के देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस ज़माने में ही सर्वे हुआ था और वही सर्वे का सारा पेपर आज भी वहीं से संबंधित होकर आपको मिलता है। तो जो पुराना खतियान हो या पुराना जमाबंदी हो या इसके अलावा कोई भी लैंड रिकॉर्ड हो, ये सारा आपके पूर्वजों के नाम पर दर्ज होगा। और उसको अभी आप लोग निकालने जाते होंगे, खोजने जाते होंगे, तो बहुत सारा पेपर आपको नहीं मिलता होगा। तो सरकार ने ये सोचा कि जो पुराना रिकॉर्ड है मेरा, वो सारे रिकॉर्ड को एक नए सिरे से अपडेट कर दिया जाए। और अपडेट करने के उपरांत जो अभी वर्तमान में उसके किसान हैं, जो रैयत हैं, उस ज़मीन के जो मालिक हैं, उनके नाम पे उसका रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इसकी कठिनाइयाँ नहीं हो पाए। जो लैंड रिकॉर्ड है इसको अपडेट कर दिया जाए, और अपडेट करने के साथ साथ इसको ऑनलाइन अपडेट भी कर दिया जाए। ऑनलाइन अपडेट होने से फायदा ये होता है कि अगर आप जैसे अभी खतियान निकालने जाते होंगे अभी लेखागार में, तो बहुत सारे केस में आपको मिलता होगा कि खतियान फट गया है, नष्ट हो गया है, तो आपको इसकी कॉपी नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। लेकिन जब कोई चीज़ ऑनलाइन अपडेट हो जाती है, तो आप आज से 100 साल बाद भी अगर उसको निकालना चाहेंगे तो वो पूर्ण रूप से संरक्षित रहती है। कभी भी आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भूमि सर्वेक्षण में 2 चीज़ है। पहला तो लैंड रिकॉर्ड जो है, जो पूर्वजों के नाम पर आपका है, वो पूर्वजों के नाम से हटके अभी वर्तमान जो उसके रैयत हैं, जो आम किसान हैं, जो भूधारी हैं, उनके नाम पे लैंड रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। दूसरा कि इसका ऑनलाइन अपडेशन हो जाएगा। जो भी काम होगा, जो नया खतियान बनेगा, नई जमाबंदी बनेगी या नया नक्शा बनेगा, ये सारी चीज़ को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अपडेट करने से ये पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा और कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। सर, अगला ये प्रश्न मेरा रहेगा कि काफ़ी सारे लोग सर्वे तो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सर्वे का कोई आसान तरीका हमें पता चले ताकि हम सर्वे आसानी से करवा सकें। तो सर्वे कराने का सर सबसे आसान जो तरीका है, जैसे हर व्यक्ति सर्वे करवा सके, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, सर्वे की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल आसान है। लोग इसको वास्ट बना दिए हैं, या समाज में इसको लेके एक तरह का मैसेज जा रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, ज़मीन छिना जाएगी, बिहार सरकार हो जाएगी, या इस तरह का बहुत सारा मैसेज चल रहा है। तो उस मैसेज पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दें। सर्वे की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसमें जो भी आप लोगों से दस्तावेज मांगा
जा रहा है, वो आपके जमीन का ही पेपर मांगा जा रहा है। तो जमीन का जो भी पेपर है वो आपके पास पहले से रहता ही है, अगर नहीं है तो उसको निकालने का कोशिश कीजिए। उसी के आधार पे अभी नया सर्वे बनेगा। अभी जो भी जमाबंदी आप लोगों की चल रही होगी वो पूर्वजों के नाम पे चल रही होगी, तो उसका अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा इस सर्वे में हो जाएगा। अलग अलग सबके नाम से खतियान बन जाएगा, ताकि भविष्य में आपकी जमीन पर कोई दावा नहीं कर सके। खतियान जो होता है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है किसी जमीन के लिए, टाइटल का एक प्रमाण है। अगर आप कोर्ट में जाते होंगे तो आपसे सबसे पहले खतियान मांगा जाता है कि खतियान आप दिखाइए, खतियान के आधार पर आप दावा कर सकते हैं। तो इस सर्वे में भी जैसे पूर्व के सर्वे में खतियान बनता था, वैसे इस सर्वे में भी नया खतियान बनेगा, नया नक्शा बनेगा और इस दोनों को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अपडेट करने से आप लोगों को ही सुविधा होगी। ये सुविधा है कि जैसे अभी आप लोग जाते होंगे खतियान निकालने, तो आपको जिला जाना पड़ता होगा, अभिलेखागार का दौरा करना पड़ता होगा, तो जाके आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको खतियान का नकल मिलता होगा। लेकिन जैसे ये सर्वे, इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण है, स्पेशल सर्वे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो स्पेशल सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और नया खतियान बन जाएगा, तो ये आपको डिजिटलाइज रूप में भी मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठे बैठे इस खतियान को, जो नया सर्वे का खतियान होगा, इसको घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उस पे डिजिटल सिग्नेचर भी रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर होने की वजह से उसकी 100% मान्यता रहेगी। अभी आप लोग देखते होंगे कि नेट से जो डाउनलोड करते हैं खतियान, उस पे साइन नहीं रहता है, और साइन नहीं रहने के साथ साथ उस खतियान के नीचे में 3 लाइन लिखा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि इसके टंकन में बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती है, किसी भी साक्ष्य के तौर पर सक्षम न्यायालय में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऑनलाइन खतियान निकाल रहे हैं उसको इतर रखते हुए अभी जो नया सर्वे शुरू होने वाला है, इस सर्वे का जो भी खतियान निकलेगा ऑनलाइन, वो ऑनलाइन खतियान पे आपका डिजिटल साइन रहेगा, वो प्रमाणित रहेगा, उसकी 100% मान्यता रहेगी। दूसरा कि अभी आप लोग जमाबंदी कायम करवाने जाते होंगे, तो जमाबंदी कायम करवाने के लिए आपको अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा। पूर्वजों के नाम पे है तो वंशावली दीजिए। बहुत सारे लोगों का पुराना जमाबंदी फट गया है, नष्ट हो गया है, तो अभी नई जमाबंदी कायम करवाने में उनको काफी समस्या होती, तो वो सारी चीजों का निदान इस सर्वे में है। आपके नाम से नया खतियान बनेगा, खतियान बनने के उपरांत आपके नाम से उसका ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगा, आपको दौड़ भाग करने की कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन सर्वे में जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रक्रिया से सर्वे बना हुआ है। हर प्रक्रिया से पहले आप लोगों को आम सभा करके उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। तो उस जानकारी को आप लोग इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद जो भी पेपर आपसे मांगा जा रहा है, जो भी दस्तावेज आपसे मांग की जा रही है, जमीन पे दखल बताने के लिए बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज करवा के आप अपने नाम से नया खतियान बनवा सकते हैं। जैसे कि अभी एक चीज चल रही है कि सर्वे की जो पहली प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया में एक नोटिस निर्गत होती है हर अंचल के लिए, हर राजस्व ग्राम के लिए, कि आपके गाँव में सर्वे का काम शुरू हो गया है। और सर्वे के काम शुरू होने के साथ साथ क्या क्या प्रक्रिया है वो सारी चीज उसमें लिखी रहती है। उसमें यह भी रहता है कि आपका जो जमीन है, आपकी जो भूमि है, उसका अगर सीमांकन नहीं है तो सीमांकन कर लें। बंटवारा अगर करवाना है आप लोगों को तो बंटवारा नामा, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, वो सब बना के तैयार रखें। आपके प्लॉट पे जो सर्वे कर्मी जाएंगे तो सर्वे कर्मी को अपना जो भी साक्ष्य है या जो भी दखल है वो आप दिखाएंगे वहां पर। अगर उनको कुछ कार्य करने में कुछ बाधा उत्पन्न होती है, आपके जैसे आपके खेत में बड़ा बड़ा झाड़ी लगा हुआ है, तो वहाँ पे पैमाइश करने में हो सकता है समस्या उत्पन्न हो, तो जो भी सर्वे कर्मी आपके पास जाएंगे तो उनको वो आप बाध्य नहीं करेंगे कि आपका वो चीज नुकसान नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ देर के लिए आपका कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो मेजरमेंट करने में, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। आप उनको अलाउ करेंगे कि आप जाइए, मेजरमेंट लीजिए और जो भी नक्शा है उसको बनाइए। तो ये सारी चीज नोटिस के द्वारा आपके गाँव में, समाज में दिया जाता है। जो आपके गाँव के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग सूचना गाँव में देते हैं। उसके उपरांत हर गांव में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है, जो आम सभा का आयोजन करके हर गांव में जो भी प्रक्रिया है सर्वे की वो बताई जाती है। उसी आम सभा में आप लोगों को बताया गया था कि अभी वर्तमान में सबसे पहला जो दायित्व है आम रैयतों का, आम किसानों का, वो ये दायित्व है कि फॉर्म आता है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। अगर आपके पास खुद के केवाला की जमीन हो, या पूर्वजों के नाम की खतियानी जमीन हो, या पूर्वजों के नाम पे केवाला की जमीन हो, तो ये सारे जमीन का ब्यौरा सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना रहता है, और उसी के आधार पर फिर आगे की सारी कार्रवाई होती है। तो वो सारा ब्यौरा आपको फॉर्म 2 और 3(1) में भर के अपने दस्तावेज के साथ जो भी साक्ष्य जमीन का प्रमाण है वो सारा लगाकर, अपना आधार कार्ड लगाकर सर्वे ऑफिस में लाके जमा करना पड़ता है। उसमें कुछ डिटेल है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उसमें क्या क्या भरना है, वो डिटेल आप लोग गौर से सुन लीजिए। फॉर्म 2 जो होता है वो 1 पेज का होता है, और फॉर्म 3(1) जो होता है वो 2 पेज का होता है। तो फॉर्म 2 भरने का तरीका यही है कि ऊपर में आपसे डिटेल पूछेगा, राजस्व ग्राम का नाम, तो आप जिस राजस्व ग्राम में जमीन
जमीन धारित करते हैं उस राजस्व ग्राम का नाम वहां पर दर्ज करना है। उस हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक ही नाम का 2 गांव आपके ब्लॉक में हो सकता है, आपके अंचल में एक ही नाम का 2 गांव हो सकता है। तो अगर 2 नाम है एक ही तरह का और अगर हम वो नाम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि किस गांव की बात हो रही है। तो ऐसे केस में उसको पहचान करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। हर राजस्व ग्राम को एक नंबर दिया जाता है जिसको रेवेन्यू थाना नंबर बोलते हैं, राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। तो हर राजस्व ग्राम की पहचान उसके एक थाना नंबर से की जा सकती है कि किस राजस्व ग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो राजस्व ग्राम के साथ साथ आपको उसका राजस्व थाना नंबर जो है वो वहां पर दर्ज करना पड़ेगा। आपका पुलिस थाना जो है वो वहां पर दर्ज करना पड़ेगा। आपका कौन सा अंचल है वो दर्ज करना पड़ेगा और आपका कौन सा जिला है वो दर्ज करना पड़ेगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे फॉर्म 2 में 11 कॉलम का टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है, 11 कॉलम होता है उसमें और हर कॉलम में अलग अलग डिटेल आपको भरना है। जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं कि जो भूमि धारित करता है, जो भूमि का जोतकोर कर रहा है, उस आम किसान को सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत अगर सिंगल है, जैसे आप लोग एक आदमी जोत रहे होंगे, एक भाई जोत रहे होंगे किसी जमीन को, या तो केवाला करवाए होंगे या बंटवारा के आधार पर खतियानी जमीन आपको प्राप्त हुई होगी, तो एक आदमी अगर जोत रहे होंगे तो एक रैयत का नाम वहां पर दर्ज होगा। और अगर उसी जगह पर 3 भाई 4 भाई मिल के अगर उसको जोत कोर कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वो करके आप दर्ज कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद सबसे लास्ट में अपने पिताजी का नाम दर्ज कीजिएगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता, कि आपका घर कहाँ है। हो सकता है कि आपका घर एक गांव में है लेकिन आपकी जमीन 3 गांव 4 गांव में होगी, तो हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म भराएगा और अस्थाई पता जो है आपका वो हर फॉर्म में एक ही रहेगा जहाँ पे आपका घर बना हुआ है। तीसरा कॉलम जो होता है वो जमीन के ब्यौरा से संबंधित होता है, वो आपके पेपर पे भी लिखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर। खाता नंबर का मतलब ये है कि हर एक रैयत को एक, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो अकाउंट नंबर एक रहता है और अकाउंट नंबर के अंदर में आपके सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है कि कितना कितना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। वैसे ही खतियान में एक अकाउंट नंबर मिलता है, हर एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता नंबर हम लोग बोलते हैं। उस खाते नंबर के अंदर में जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी खेत है, वो सारा दर्ज किया रहता है। एक खेत है तो एक खेत दर्ज रहेगा, अगर आपके पास 10 खेत है तो 10 खेत का नंबर उसमें दर्ज रहेगा। तो वैसा ही इसमें भी सर्वे में भी आपका खाता नंबर रहता है, जो आपके जो भी पेपर आपका होगा, जमीन का जो भी प्रमाण होगा, खतियान है, केवाला है, पर्चा है, वो सारे पे लिखा रहता है खाता नंबर। तो वहां से देख के आपको खाता नंबर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब हो गया कि प्लॉट का नंबर, जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट का साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, उसका प्लॉट नंबर क्या है वो मानचित्र में भी दिया रहता है और आपके पेपर में भी दिया रहता है। तो आप पेपर से देख के अपना प्लॉट नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये हुआ कि कितनी भूमि है आपकी, कितना डिसमिल जमीन है या कितना कट्ठा जमीन है। आमतौर पे जो सरकारी दस्तावेज में जमीन की पैमाइश चलती है वो आपको एकड़ और डिसमिल में चलती है। आप गांव घर में देखते होंगे कि आप कट्ठा में उसको मेजरमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग कट्ठा में बात करते हैं, लेकिन सर्वे की जब भी बात होगी तो वो वहां पर एकड़ और डिसमिल ही चलेगा, वहां पर कट्ठा और धुर की नहीं चलेगा। तो आपको वहां पर जो भी डिसमिल है, कितना डिसमिल जमीन आपकी प्राप्त है, वो प्लॉट कितना डिसमिल का है, वो वहां पर दर्ज करना है। उसके आगे कॉलम आता है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है कि वर्तमान चौहद्दी। आपके पेपर पे हो सकता है कि उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो इस समय आपका पेपर बना है। जैसे खतियान की बात अगर हम करते हैं तो खतियान में 1960 में खतियान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था और 67-68 में जाके वो फाइनल हुआ। तो 67-68 में जो आपकी चौहद्दी रही होगी वो खतियान पे दर्ज है। या फिर आपने केवाला करवाया होगा, तो जब भी केवाला करवाया होगा उस डेट में आपके चौहद्दीदार जो रहे होंगे उनका नाम वहां पर दर्ज किया होगा। लेकिन वर्तमान में आपको वो चौहद्दी नहीं लिखना है जो आपके पेपर पे दर्ज है, वो चौहद्दी लिखना है जो आपके खेत के आसपास आपके चौहद्दीदार हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारे चौहद्दीदार पेपर के अनुसार आपके बदल गए होंगे वर्तमान में। 5 साल 6 साल अगर पुराना पेपर आपका होगा तो वर्तमान में हो सकता है कोई नए केवालादार आ गए होंगे तो आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उस नए चौहद्दी के हिसाब से जो आपके चौहद्दीदार हैं वो वहां पर दर्ज करना है। उसके बाद आता है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब हो गया कि आप जमीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, उस पे क्या बना हुआ है या क्या किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो वहां पर दर्ज किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी जमीन पे घर बना दिया गया है तो वैसी जमीन को हम लोग घरारी की जमीन बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे घर बना हुआ है तो किस्म जमीन में आप लिख दिए घरारी की भूमि, या फिर वहां पर आप मकान में सहन भी दर्ज कर सकते हैं। मकान में सहन का मतलब भी वही हुआ कि वहां पर घर बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर खेती की कोई जमीन है तो वहां पे कृषि वाली भूमि लिख दीजिए या कृषित भूमि लिख दीजिए या खेती की भूमि लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि जमीन पे अपने लोग गाछी वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, इस तरह का बहुत सारा पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा अगर कोई स्थिति है तो आप उसको किस्म जमीन में बागीचा या गाछी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अपनी जमीन
जमीन में पोखर वगैरह खनवाते हैं, मछली पालन करते हैं शौकिया, तो वहाँ पे पोखर खनवा लेते हैं। तो अगर वैसा कोई बना हुआ है, पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पे किस जमीन में आप पोखर या तालाब दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपका ज़मीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वो उपयोग के हिसाब से उसका वेरिफिकेशन आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम जो होता है वो होता है लगान का, लगान, और इसके बाद का कॉलम है जमाबंदी। लगान और जमाबंदी के केस में आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हर आम सभा में ये हम बताते हैं कि अगर आपकी जमाबंदी कायम नहीं हुई हो या आपका लगान फिक्सेशन नहीं हुआ हो, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा नियम है कि आपका जो दाखिल खारिज का जो नियम होता है या जो जमाबंदी कायम करने का नियम होता है, सेम प्रोसेस इस सर्वे में भी है। उस अनुसार उसका सत्यापन करके हम लोग आपके नाम से नया खतियान ही बना देंगे, तो आपको अलग से दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है। हर आम सभा में ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान नहीं कटवाते हैं, मेरा रसीद नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे। तो वैसे ही स्थिति में आप लोग लगान का कॉलम या जमाबंदी का कॉलम जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी कॉलम नहीं है। और अगर आपका लगान निर्धारण नहीं हुआ है या आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में उसका इलाज है, उसका रूल है, रूल के अनुसार सत्यापन होगा और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से ऑटोमेटिक खतियान बनने का प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा। आपके नाम से जमाबंदी अलग से कायम हो जाएगी। खतियान बनने के बाद आपको नई जमाबंदी कायम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो कॉलम है जिसको अगर आपके पास है तो वहाँ पर दर्ज कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते। उसका अगला कॉलम आता है जमीन पे दावा का आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है पूरे फॉर्म का। फॉर्म का इसलिए महत्वपूर्ण कॉलम है कि इससे ही साबित होता है कि आप उस जमीन के मालिकाना हक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि जमीन पे जो आप दावा किए हुए हैं, जो कब्जा किए हुए हैं, वो किस आधार पे कब्जा किए हुए हैं, आपका उसमें हक बनता है या नहीं बनता है। तो ये चीज आपको वहां पर दर्ज करना पड़ेगा। उसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपके पूर्वजों के नाम की जमीन है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वजों के नाम की जमीन होगी। पूर्वजों के नाम की जमीन दो तरह से हो सकती है। पहला, या तो आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज होगा तो आपको मिला होगा वो, या फिर आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया होगा तो आपको वो प्राप्त हुआ होगा। तो अगर पूर्वजों के नाम की कोई भी जमीन है, अगर खतियानी जमीन है, तो वहां पे दावा के आधार में आप लिख दीजिए खतियानी जमीन, या उत्तराधिकारी जमीन भी लिख सकते हैं उसको, खतियानी भूमि या उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला करवाया गया है तो वहां पर लिख दिए पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे यह साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने उसका केवाला करवाया था, रजिस्ट्री करवाया था, तब आपको वो वंशज होने के नाते प्राप्त है। वैसी स्थिति में अगर आपने खुद केवाला करवाया है तो आपके नाम से वो केवाला होगा, और आपके नाम से जब केवाला होगा तो वहां पे लिख दिएगा कि केवाला से प्राप्त भूमि। वैसे भूमि जो आपके पूर्वजों के नाम से है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है या आपके पूर्वजों के नाम से केवाला है, तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना पड़ेगा, वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे यह साबित होगा कि ये आपके पूर्वज थे, जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है, वो आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की जरूरत है और वंशावली आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वंशावली के केस में एक चीज और क्लियर मैं कर देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहां से बनेगा। पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज है। तो वैसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है, और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वो अमान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था। सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया। उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने के लिए कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, अगर सरपंच आपके हित के लोग हैं तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वंशावली को बनवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लेम सरकार की तरफ के पास गया था कि जैसे 4 भाई हैं आप, एक भाई यहाँ नहीं रहता है, जाके बस गया है कहीं बाहर में, उसकी जॉब वगैरह वहीं है तो वहीं रहता है हमेशा, 20 साल से 25 साल से गाँव में नहीं आ रहा है, लेकिन जमीन और जायदाद से तो उसका हक जाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जालसाजी करते हैं, और जालसाजी करने के क्रम में जो वंशावली बना
बनाते हैं उस वंशावली में उस भाई का नाम ही गायब कर देते हैं, वहां पर दिखाते ही नहीं है। सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया। या बहुत सारे लोगों को आम प्रचलन में आप देखते होंगे गांव घर में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में जो आपकी बहन हो, बेटी हो या बुआ हो, इसका नाम दर्ज नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में गया, सरकार के पास गया कि जो वंशावली बन रही है सरपंच की तरफ से, सरपंच महोदय की तरफ से, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी कमी रह जाती है, बहुत सारे लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया। नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही गाँव के समाज के कुछ जनप्रतिनिधि या सामाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया कि जो वंशावली आप बना के दे रहे हैं तो उसको एक बार अपने स्तर से सत्यापित करवा लिया जाए। और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हटकर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, उस पंचायत सचिव को भी उसमें जोड़ा गया कि आप भी अपने स्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे। और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस्व ग्राम के, जो आपके पंचायत के सरपंच महोदय होंगे और जो पंचायत सचिव होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो वंशावली निर्गत होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली का फॉर्म आता है उस पे सत्यापन के लिए आप लोगों को गांव के जो आपके मुखिया जी हैं उनका साइन, आपके वार्ड मेंबर जो हैं उनका साइन, आपके जो गांव के चौकीदार होते हैं उनका साइन, आंगनवाड़ी सेविका जो होती हैं उनका साइन, ये सारा साइन उस पे लगता है। सब लोग उसको सत्यापित करते हैं। उसके उपरांत आपके समाज के कोई दो ऐसे लोग, कम से कम 2 लोगों का उस पे नाम दर्ज करना है, जो गवाह के तौर पर ये साबित करेंगे कि हाँ, ये जो वंशावली बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। तो उसमें 2 लोगों की गवाही भी होती है, उनका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा दर्ज करवाया जाता है। तो ये सारा करने के बाद वो सत्यापित जैसे ही हो जाएगी तो सत्यापित के उपरांत पंचायत सचिव के पास जाएगा। वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको देख के सत्यापित हो लें। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ग्राम कचहरी को इसकी सूचना देंगे। ये 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के समय के उपरांत अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब जो आपके गाँव राजस्व ग्राम के या पंचायत के हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होती है। लेकिन वंशावली बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो सर्वे में आप लोगों को मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंशावली है वो आप लोग एक एफिडेविट पर बनवा लीजिए। अभी भी आप लोग जाते होंगे वंशावली बनाने के लिए तो एक एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता होगा। तो वैसे ही आप एफिडेविट बनवाइए जिसका काम उस वंशावली में वही होगा जो पंचायत से बनता होगा, और उसी का एक फोटोकॉपी सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए ताकि उस आधार पर उस वंशावली का जांच हम लोग अपने स्तर से भी आम सभा लगाकर जांच करवा लें और जांच करवाने के उपरांत आपका सर्वे का काम हो जाए। तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वंशावली बनाने में, जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वंशावली बनाने में, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जो एफिडेविट बनवा रहे हैं उस एफिडेविट का फोटोकॉपी आप मेरे सिविल कार्यालय में लाके जमा कर दीजिए फॉर्म के साथ। उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आम सभा लगाकर आपके गाँव में, और सत्यापन होने के उपरांत फिर आपके नाम से नया खतियान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा। तो अगर कोई भी ऐसी जमीन जो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनका डेथ हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना है। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है, खतियान या केवाला आपके नाम पर है, तो फिर आपको उसमें वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वंशावली नहीं लगाना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान आप लोगों के गाँव में ही होंगे जिनको रहने के लिए, बसने के लिए घर नहीं होता है, तो उनको पर्चा निर्गत किया जाता है सरकार की तरफ से, अंचल की तरफ से। उसमें अगर सरकारी कोई जमीन पे बसा हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होती है। बंदोबस्ती पर्चा अगर आपके पास है वो बंदोबस्ती पर्चा की भूमि हो जाएगी और वहाँ पे दर्ज आपका हो जाएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे रैयती जमीन को दूसरे रैयत को रहने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए अंचल से वास्कित पर्चा निर्गत करवाया जाता है। तो अगर वास्कित पर्चा से कोई प्राप्त भूमि है आपकी, तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दिए वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, भूमिहीन किसान लोगों को, कि भूदान से जमीन प्राप्त होती है। तो अगर भूदान की जमीन आपको प्राप्त है तो वहां पर लिख दिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि। तो जो भी आपके पास प्रमाण है, जो भी उस जमीन का साक्ष्य है, उस साक्ष्य को वहां पर दर्ज करना है कि किस साक्ष्य के आधार पर आपको ये जमीन प्राप्त हुई है। तो वो साक्ष्य आप वहां पर दर्ज कर दीजिए। खतियानी है तो खतियानी, केवाला है तो केवाला, पर्चा है तो पर्चा, जो भी है साक्ष्य वो वहां पर दर्ज कीजिए। उसके बाद लास्ट कॉलम है जिसमें आपको अभियुक्ति का कॉलम दिया हुआ है। अभियुक्ति कॉलम में कुछ डिटेल ऐसी होती है जो डिटेल आपको फॉर्म में नहीं पूछी गई है, लेकिन वो डिटेल आपको
आपको हमको देना जरूरी होता है। तो वह सारा वैसा डिटेल आपको अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे किसी जमीन पर विवाद चल रहा है, तो विवाद की स्थिति ये होती है कि आपकी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो भी विवाद होगा, या फिर वो विवाद बढ़कर एक रजिस्टर्ड फॉर्म में चली जाए और वो रजिस्टर्ड फॉर्म है कोर्ट केस। तो अगर किसी जमीन पे कोर्ट केस चल रहा है तो वो सारी स्थिति आपको अभियुक्ति कॉलम में सर्वे ऑफिस को जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोर्ट केस किए हुए हैं तो वाद संख्या आप वहां पर लिख दिए, जो केस नंबर होता है वो केस नंबर लिख दिए, किस साल में केस हुआ वो सन लिख दीजिए, और उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है वो वर्तमान स्थिति वहां पर दर्ज कर दिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केस नहीं किए होंगे, आपकी जमीन है किसी और दूसरे के द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप वहां पर अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे जो आपका कब्जा किए हुआ है वो बकब्जेदार में उसका नाम वहां पर दर्ज कर दिए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जमीन का प्रमाण आपके पास है, जमीन का पेपर आपके पास है, लेकिन कब्जा कोई और किया हुआ है। तो कब्जाधारी जो है उससे भी हम पेपर मांगेंगे। अगर वो पेपर उपलब्ध करवा देता है, सही पेपर उसका रहता है, तो उसके नाम से खाता खुलेगा। अन्यथा की स्थिति में जिसके नाम से प्रमाण है, जमीन का पेपर है, उसके नाम से खाता खुलने की प्रक्रिया अभी होगी। ये नए सर्वे में उसके नाम से खुलेगा। तो ये फॉर्म 2 है। ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में आपका हस्ताक्षर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड है, ये सारा डिटेल आपको भरना है, हस्ताक्षर करना है। अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाइए, और ये सारा डिटेल भर के उसके बाद आता है कि प्रपत्र 3 है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म 3-1 की तरफ। तो 3-1 में 2 पेज होता है। वो पहला पेज जो होता है उसमें आपको देखते होंगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ सेवा में और शिविर प्रभारी, और उसके नीचे अंचल जो आपका है वो अंचल का नाम लिख दीजिए, जो आपका जिला है वो जिला का नाम लिख दीजिए। उसके नीचे 3 कॉलम दिया हुआ है, तो उस 3 कॉलम में अगर एक आदमी किसी जमीन को जोत आबाद कर रहे हैं तो वो एक आदमी का नाम वहां पर दर्ज होगा, और अगर वो सामलात तौर पे 2 आदमी 3 आदमी दर्ज कर रहे हैं तो उसका जो सामलात तौर पे अगर जोत रहे हैं तो वहां पर उन सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। जैसे हो सकता है कि 2-3 केस बनता है वंशावली के आधार पर, जो बंटवारा होता है उसमें एक खतियान ऐसा हो सकता है जो आपके बाबा के नाम पे सिंपल एक आदमी के नाम पे होगा, और बाबा से आप लोगों को प्राप्त होगी बंटवारा होगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों का अगर अलग अलग बंटवारा हो गया तो एक आदमी का वहां पे नाम दर्ज होगा। लेकिन अगर किसी खतियान में आपके बाबा का नाम और बाबा के दूसरे भाइयों का नाम, और जो बंटवारा अभी आप लोगों का हुआ वो बाबा और बाबा के दूसरे भाइयों के बीच हुआ है, आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो सामलात रह जाएगी। और सामलात की स्थिति में आपके जो भी जीवित वंशज होंगे, जो आपके खानदान में होंगे जीवित वंशज जो रैयत होंगे, उनका नाम वहां पर दर्ज होगा। 2 आदमी है तो 2 आदमी का नाम, 4 आदमी है तो 4 आदमी का नाम, जितने भी लोग होंगे सबका नाम वहां पर दर्ज होगा, और वो वंशावली के अनुसार दर्ज होगा। जो आप वंशावली बनाइएगा उसी के आधार पर वो वहां पर दर्ज होगा। उनका पिता का नाम लिखिए, जिस आदमी का नाम लिखिए, जिस रैयत का नाम लिखिएगा, उनके पिता का नाम उनके सामने लिखिएगा। उसके नीचे आपका कॉलम जो डिटेल पूछ रहा है वो डिटेल आपका राजेश ग्राम का नाम है, आपका गांव का नाम है, आपके जिला का नाम है, आपके अंचल का नाम है, और आपकी जाति है। जाति खतियान में कंपलसरी होती है कि खतियान में जाति दर्ज की जाती है, आपका नाम दर्ज किया जाता है, पिता का नाम दर्ज किया जाता है, और निवास स्थल दर्ज किया जाता है। आप जब अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने, तो उसका सत्यापन आपके खतियान से ही किया जाता है कि आपके पूर्वज कौन से जाति से बिलोंग करते थे, वही सेम जाति आपके अभी आपकी बनेगी। तो जब भी जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते होंगे तो फिर क्या होगा कि आपका उसी खतियान के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर जाति आपकी दिखानी पड़ती है कि किस जाति से आप ताल्लुक रखते हैं, वो जाति का नाम वहां पर दर्ज होगा। बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम पे ही कायम है, तो पंजी 2 जिसको बोलते हैं, जमाबंदी पंजी बोलते हैं, कि जमाबंदी पंजी में किनका नाम दर्ज है वो वहां पर दर्ज करना रहता है। पंजी 2 के जमाबंदी जो रैयत हैं उनका नाम दर्ज करना रहता है। तो अगर आपके नाम से दाखिल खारिज हो चुका है, बंटवारा हो चुका है और जमाबंदी आपके नाम से कायम है, तो आप अपना नाम वहां पर दर्ज करेंगे। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे जमाबंदी चल रही है तो आप अपने पूर्वज का नाम वहां पर दर्ज करेंगे। उसके नीचे आपका खाता नंबर है, खिसा नंबर है, रकबा है, और ये सारा डिटेल जो फॉर्म 2 पे भरे थे सेम फॉर्म 3-1 के पहला पेज पे आपको भर देना है। भरने के उपरांत नीचे में साइन है वो साइन कर दीजिए, और फिर उसका दूसरा पेज आता है। उस दूसरा पेज पर आपके हिस्से में जो भी जमीन पड़ी है, जो आपको बंटवारा से जमीन प्राप्त है, उस बंटवारा की जमीन का पूरा ब्यौरा उस पर दर्ज करना है। उसमें भी सेम कॉलम रहता है, रैयत का नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, अस्थायी पता रहता है, खाता संख्या, खिसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। अगर वो बंटवारा होके आपके नाम से जमाबंदी कायम हो गई है तो जमाबंदी संख्या दीजिएगा, और अगर नहीं हुई है तो उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता, खिसरा, रकबा और चौहद्दी, जो वर्तमान चौहद्दी है, ये वहां पर आपको दर्ज करना कंपलसरी है। वो फॉर्म भर के दर्ज कीजिएगा, और दर्ज करने के उपरांत नीचे में साइन कीजिएगा। और साइन करने के बाद ये 3 पेज के फॉर्म के साथ साथ आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है वो फॉर्म 3-2 के दूसरे पेज पर दिया रहता है। वहां पे लिखा भी हुआ है अनुलग्नक के तौर पर। तो वो अनुलग्नक में आप जो आपको लगाना है, जो पेपर आपका मांग करता है, वो
पेपर वहां पर लगाकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे उस पेपर में आप लोग जानते होंगे कि जैसे खतियानी जमीन का अगर आप दावा कर रहे हैं तो खतियानी जमीन आपकी है, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान है, तो आपको खतियान का एक छाया प्रति जमा करना पड़ेगा और वंशावली आपको समर्पित करना पड़ेगा कि आपके जो खतियान में जिनका नाम दर्ज है वो आपके पूर्वज हैं, ये साबित करने के लिए। उसके बाद जैसे केवाला है तो केवाला भी दो तरह का मैंने बताया है। एक केवाला जो आपके नाम पर होगा, तो आपके नाम पर है और आप जीवित हैं तो आपको सिर्फ केवाला की छाया प्रति जमा करनी है। और अगर आपके पूर्वज के नाम पर केवाला है जिनकी मृत्यु हो गई है तो वैसी स्थिति में केवाला के साथ साथ, केवाला के छाया प्रति के साथ साथ आपको उनका वंशावली भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये प्रमाणित करने के लिए कि जो केवालाधारी हैं, जो क्रेता हैं, वो आपके पूर्वज हैं, ये प्रूफ उससे होगा। तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली भी प्रस्तुत करना है और केवाला की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी है। उसके बाद अगर आपके नाम से लगान रसीद कट रही है या जमाबंदी कायम है तो उसका एक प्रमाण, उसकी एक छाया प्रति जमा करनी है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है और वो आधार कार्ड की एक छाया प्रति जमा करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आम सभा में भी ये सारी चीज बताई गई है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में खतियान बनने के बाद एक कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा। खतियान का अलग अलग खिसरा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास 10 प्लॉट है तो वो 10 प्लॉट का अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। एक कार्ड दिया जाएगा जिसको लैंड कार्ड बोलते हैं, भूमि कार्ड बोलेंगे। उस कार्ड में एक यूनिक नंबर रहेगा। जैसे आधार कार्ड में आप लोग देखते होंगे 12 डिजिट का एक नंबर रहता है, वैसे ही 14 डिजिट का एक नंबर रहेगा आपके लैंड कार्ड में। और उस लैंड कार्ड के नंबर से आपके पास जितनी भी जमीन है उसका सारा ब्यौरा आप उस सिर्फ 14 डिजिट के नंबर से निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग खिस्सा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो भूमि, जो हम लोगों का विभाग है, भूमि सर्वे का जो विभाग है, साइट है, उस पे वो नंबर डालेंगे सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, तो वो आपके पास जितनी जमीन है, जिस जिस राजस्व ग्राम में जमीन है, जिस जिस अंचल में जमीन है, वो सारा डिटेल एक साथ वहां पर दिखा देगा। तो ये फायदा है इस सर्वे में कि आपको एक लैंड कार्ड भी दिया जाएगा। तो आधार कार्ड को उस लैंड कार्ड से लिंक किया जाएगा। जैसे आप लोग खरीद बिक्री करने जाते होंगे अभी जमीन, तो क्या होता है कि आप किसी की भी जमीन का रजिस्ट्री कर दीजिएगा, वो जांच नहीं होता है। जांच का कोई ये नहीं, सिस्टम नहीं है। सिर्फ सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री फी दे रहे हैं, बस आप किसी की भी जमीन रजिस्ट्री कर दीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा मामला टाइट किया गया है कि जमाबंदी जब तक आपके नाम पे नहीं रहेगी या आपके पूर्वजों के नाम पे नहीं रहेगी तब तक वो जमीन खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग जानते होंगे जमाबंदी में भी बहुत उलट पुलट होता है, तो उस चीज की कोई सत्यापन नहीं है कि आपकी जमीन है या आप बिक्री कर रहे हैं तो उस पे आपका मालिकाना हक है या नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार जमीन बिक्री कर दिए, किसी को केवाला कर दिए, फिर दोबारा उसी जमीन को खतियान दिखाकर केवाला कर दिए। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी जांच वगैरह का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब जो सर्वे होगा और सर्वे में जैसे ही आप किसी को बिक्री करने जाइएगा तो आपसे वो लैंड कार्ड नंबर मांगेगा। वो लैंड कार्ड नंबर जैसे ही दीजिएगा तो वहां पे सारा डिटेल आपका खुल जाएगा और वो डिटेल से ये पता चलेगा कि आप उसके मालिकाना हक रखते हैं या नहीं रखते हैं। मालिकाना हक अगर आप नहीं रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है लैंड कार्ड होने का। तो इसके लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड से आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सारा लिंक किया जाएगा और उससे अटैच कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करनी है। अगर किसी कोर्ट केस है, कोई जमीन पे कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस के केस में आपको दो चीज होगा, या तो वो कोर्ट केस अभी लंबित होगा या उसकी डिग्री आपको प्राप्त हो गई होगी। तो अगर लंबित है तब भी कोर्ट केस की कॉपी आपको समर्पित करनी पड़ेगी, और अगर उसकी कोई डिग्री प्राप्त हो गई है, आपको कोई डिसीजन मिल गया है, तो वो डिसीजन कॉपी जो आती है, डिग्री कॉपी जो आती है, वो डिग्री कॉपी भी आपको फॉर्म के साथ लगा देना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि हाँ आप इस पे कोर्ट केस लड़के जीते हैं और आपका इस पे मालिकाना हक बन सकता है या नहीं बन सकता है। कुछ केस ऐसा होता है जिसमें वारिसान वाली बात आती है। वारिसान का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे कि किसी को कोई संतान नहीं हुआ, संतान नहीं होने के उपरांत वो किसी को गोद ले लेता है। तो अगर रजिस्टर्ड गोद लिए हुआ है, उसका प्रमाण उसके पास पूर्ण रूप से है, तो वो रजिस्टर्ड गोद लेने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पेपर है, वो साक्ष्य आपको वहां पर प्रमाण लगाना पड़ेगा कि आप उनके वारिस हैं, ये प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी उनकी जमीन आपको प्राप्त होगी। तो ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है वारिस होने का, तो वारिस होने का प्रमाण पत्र आपको वहां पर लगाना है। तो ये सारी चीज है जो आपको उस फॉर्म के साथ, उस दस्तावेज के साथ लगाकर, जो सर्वे ऑफिस है, हर अंचल में एक एक सर्वे ऑफिस बना हुआ है, आप अपने अंचल का पता कर सकते हैं। जैसे बोखरा अंचल है तो बोखरा अंचल में अंचल परिसर में ही जो रिकॉर्ड रूम है, जिसको अभिलेखागार रूम बोलते हैं, वहां पे सर्वे ऑफिस बना है, यहाँ पर आके आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। वैसे लोग जो सर्वे ऑफिस में नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, जैसे बाहर में रहते होंगे, नहीं आ पाएंगे, या बहुत वृद्ध आदमी है यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार का एक प्रोविजन है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी उसको समर्पित कर सकते हैं। पर पद 2 और 3(1) का जो प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। DLRS की वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा, गूगल पे जाइए, वहां पे DLRS बिहार सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा कि रैयतों द्वारा स्वघोषणा का
प्रपत्र जमा करने हेतु आवेदन। तो इस तरह का ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक कीजिए और वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उसमें खाता नंबर, खिस्सा नंबर, आपका नाम, जो भी आपके जमीन का ब्यौरा है वो सारा वहां पर दर्ज कीजिए। दर्ज करने के उपरांत आपका जो प्रमाण है वो स्कैन कॉपी अपलोड मांगता है, वो स्कैन कॉपी वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर दिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाता है। जैसे ही आप वहां पर ऑनलाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाएगा और लॉगिन में आने के उपरांत हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई जो भी होती है वो करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आपको ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जैसे ही आपको सहूलत है वैसा काम आप कर सकते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया अभी वर्तमान में आप लोगों को करनी है कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3(1) में आप लोग अपना जो भी जमीन का ब्यौरा है वो भर के सर्वे कार्यालय को जमा कर दें। इसके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी सर्वे की, विभिन्न प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को अलग अलग से विस्तार में बताया जाएगा। हर प्रक्रिया से पहले एक आम सभा करके गाँव के जो आम रैयत है, आम किसान है, उनको सूचना दे दिया जाएगा कि अगले प्रक्रिया में क्या काम करना है और आप लोगों का क्या दायित्व है, ये सारी चीज उसमें बताई जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) जिसकी समय सीमा आप लोगों को बता दी गई है कि ये कार्य 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। सर्वे की जो प्रक्रिया है ये पूरे जिला में, जो भी 38 जिला है बिहार में, ये 38 जिलों में प्रारंभ कर दी गई है और इसका काम 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप लोगों को फॉर्म जमा करने का समय दिया गया है। ये 30 सितंबर तक आप लोग अपना अपना जो भी स्वघोषणा का प्रपत्र है, जिसको फॉर्म 2 और 3(1) बोलते हैं, ये स्वघोषणा का प्रपत्र भर के शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर ने अभी जो जानकारी दिया, उम्मीद करूंगा कि अगर आपने उससे सुना होगा तो कहीं भी डाउट आपका नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें सर से समझना है। जैसा सर आपने बताया कि जो वंशावली बनवानी है, एक तो आपने बताया कि जो पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है, जो 5-6 लोगों का वहाँ पर सिग्नेचर होता है, उसके थ्रू थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन आपने बताया सर कि कोर्ट से चाहे ऑडियंस लोग चाहे तो वो एक हाफिडेविट बनाकर ये बनवा सकते हैं। तो ये कोर्ट से जो हाफिडेविट सर बनेगी, ये एक नोटरी वाला होता है और एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होता है। तो इन दोनों में से किन के थ्रू उनको जो है हाफिडेविट बनवानी चाहिए? देखिए, फर्स्ट क्लास जो वंशावली का आप एफिडेविट बनाएंगे वो हमेशा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाएंगे, क्योंकि नोटरी वाला जो है ये स्व शपथ पत्र माना जाता है कि आप वो प्रमाणित करते हैं कि वो जो शपथ पत्र दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोटरी वाले में बहुत धांधली की बात रहती है एक्चुअल में, कि आपके जो भाई हैं या बहन है उन लोगों का नाम आप छिपा सकते हैं। लेकिन आप जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाइएगा वो 100% वैलिड रहेगा, इसलिए आप लोगों से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनवाने की बात की जा रही है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से भी बनवाने में समय नहीं लगता है, हम समझते हैं कि एक दिन में तो वो बन ही जाएगा। आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाने के लिए हो सकता है कहीं कहीं पर आपको प्रमाणित मांगे कि प्रमाणित कॉपी आप इसकी दीजिए, तो वो प्रमाणित करने का तरीका ये है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी करके वहां पर दे सकते हैं। आप एक सादे पेपर पे वंशावली आप अपना बनाइए और जो भी पक्ष है उन लोगों का साइन उस पर करवा दीजिए और साइन करने के उपरांत उसको एफिडेविट के तौर पर बनवा दीजिए, उससे भी सर्वे का काम हो जाएगा। एक और सर डाउट्स है वंशावली में ही, जैसे बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि बहन है, बेटी है, बुआ है, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हम उनका जो है हिस्सेदारी इसमें नहीं देना चाहें, तो वैसे स्थिति में लोगों को क्या करनी चाहिए ताकि उनका जो बहन बेटी है उनको हिस्सेदारी ना मिले, भविष्य में वो क्लेम ना कर सके? देखिए, आम प्रचलन जो है अभी समाज में, ये प्रचलन ये है कि बहन और बेटी या बुआ जो भी होती है उस समाज में, वो जमीन में हिस्सा नहीं लेती है। 95% तो आपको ऐसी मिलेंगी जो ये मान के चलती हैं कि मेरे शादी ब्याह में इतना खर्च हो गया है, जो माता पिता की जो संपत्ति थी उसके लगभग बराबर हो जाता है, तो वो लोग जमीन में हिस्सा नहीं लेती हैं। जो उनका ससुराल है वहाँ उनको मिलता ही है। तो 95% बहन बेटी हिस्सा नहीं लेती, लेकिन 5% ऐसी भी हैं जो आपसे दावा करके लेंगी और वो उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनको अधिकार से बाधित कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सरकार की तरफ से भी अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आप लोग पढ़े होंगे कि 2005 में निर्देश आया था, ये पिता की संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार है सेम अनुपात में पुत्री का भी अधिकार होता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को ये करना है कि अगर आपकी बहन बेटी हिस्सा नहीं लिए हुई हैं तो आप लोग वंशावली में उनका नाम दर्ज कीजिए और दर्ज करने के उपरांत उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी भी एक एफिडेविट के तौर पर बनता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से ही एफिडेविट बना लीजिएगा। उस एफिडेविट में लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, जो भी है ये भाइयों के बीच में ही वितरण करना चाहते हैं। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, न ही भविष्य में हमारे आने वाले संतान या जो भी है मेरे द्वारा इस पे कोई क्लेम किया जाएगा। तो इस तरह का एक एफिडेविट बनता है। वो एफिडेविट बनाकर अगर वो दे देती हैं तो वंशावली के अनुसार नाम तो हम दर्ज करेंगे, लेकिन बहन और बेटी जो भी होंगे जिनको हिस्सा प्राप्त नहीं है उनका नाम वहां से हट जाएगा। तो वंशावली में आप लोग नाम हर हाल में दीजिएगा, बहन बेटी या बुआ जो भी हैं जिनका हिस्सा उस जमीन में बनता है या आपके वंशज हैं, तो उन लोगों का नाम दर्ज कीजिए। लेकिन हिस्सा नहीं देने के केस में आपको यही है कि आप उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए, जिसको एनओसी भी बोलते हैं, और उस एनओसी के आधार पर उनका नाम
वहाँ से हट जाएगा। सर ये जो सर्वे का प्रक्रिया है इसको हमको पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देना चाहिए? देखिए, रैयतों को दोनों प्रोविज़न दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जानते हैं तो वो ऑनलाइन करवा लेंगे, लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जानते हैं कि ऑनलाइन करेंगे तो हो सकता है कोई धोखाधड़ी कर दे, मेरे साथ गलत कर दे, इसलिए कि हमको तो जानकारी है नहीं। तो वैसे लोगों के लिए ऑफलाइन की भी प्रक्रिया है कि ऑफलाइन में फॉर्म भर के वो जमा कर सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहते हैं या ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहते हैं। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर जो व्यक्ति ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देता है उनका स्टेटस कैसे पता चलेगा कि उनका आवेदन कहाँ पर अभी पहुँचा हुआ है? देखिए, जब भी आप आवेदन दीजिएगा सर्वे कार्यालय में, तो सर्वे कार्यालय में आवेदन देने के उपरांत आपको उसकी एक रिसीविंग कॉपी मिलती है और रिसीविंग कॉपी आप लोग लीजिएगा याद से। हर एक रैयत को ये बताते भी हम आम सभा में कि जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म कहीं पे भी जमा करते हैं, ये सिर्फ सर्वे कार्यालय का नहीं है, कहीं भी किसी कार्यालय में जमा कीजिएगा तो उसकी एक रिसीविंग कॉपी हर हाल में अपने पास रखिएगा। तो वैसे ही सर्वे ऑफिस में जब भी आप लाके दीजिएगा फॉर्म तो उसकी रिसीविंग अपने पास रखिएगा। ऑनलाइन स्टेटस की जहाँ तक बात आपने पूछी है, तो ऑनलाइन स्टेटस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे की प्रक्रिया है, ये टोटल 22 प्रक्रिया से मिलकर बना हुआ है। 22 तरह का फॉर्म इसमें इस्तेमाल किया जाता है और हर प्रक्रिया का अलग अलग काम होता है। तो अभी जो आप फॉर्म हमको जमा करेंगे, ये फॉर्म हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं। जो आप हमको फॉर्म जमा कीजिएगा, अगर ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो ऑफलाइन को हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं, जो हम लोगों की आईडी में शो होता रहता है। तो वहां पे अपलोड करने के बाद इसका अगला प्रक्रिया होता है किस्तवार, जिसको हम लोग जमीन का सत्यापन बोलते हैं। जमीन के सत्यापन होगा, जमीन के सत्यापन होने के उपरांत फिर खतियान बनने की प्रक्रिया चलती है, जिसको खानापुरी का प्रक्रम बोलते हैं। उस खानापुरी के प्रक्रम में आपका इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और इस फॉर्म का इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि जो आपने यहाँ पर जमा किया है फोटोकॉपी, जो हमको समर्पित किया है लाकर, उस फोटोकॉपी का फाइल निकालेंगे हम और फाइल निकालने के बाद आपको सूचना देंगे कि आप इसकी ओरिजिनल प्रति लाके मुझे दिखाइए और उसको सत्यापित करवाइए। तो आप वहां पर अपना ओरिजिनल पेपर लाके दिखाइएगा। दिखाने के उपरांत उससे मिलान किया जाएगा। अगर सही मिलान हो जाता है, सत्यापित हो जाता है कि ये बिल्कुल आपकी जमीन है, तब आपका एक रजिस्टर पे नाम दर्ज किया जाता है, जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं। और उस रजिस्टर पे आपका नाम दर्ज किया जाएगा, आपके जमीन का सारा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। ब्यौरा दर्ज करने के उपरांत आपसे उस पे हस्ताक्षर लिया जाएगा। हस्ताक्षर लेने का मतलब यही है कि आपकी जमीन का जो भी सत्यापन है वो पूर्ण रूप से कर लिया गया है, आपके नाम पर वो चीज दर्ज कर दी गई है। अब इसको ऑनलाइन फिर किया जाएगा। जैसे ही वो पंजी पूरा कंप्लीट होता है, पंजी कंप्लीट होने के बाद, पूरे गांव का कंप्लीट होने के बाद उसको ऑनलाइन किया जाता है और ऑनलाइन करने के बाद फिर उसका एक पर्चा निर्गत होता है, जिसको खतियान का पर्चा बोल सकते हैं या खानापुरी पर्चा बोलते हैं। और उस खानापुरी पर्चा का वितरण हर एक राजस्व ग्राम में आम सभा लगाकर वितरण किया जाता है कि आपने जो पेपर जमा किया था मेरे पास, वो पेपर के आधार पर ये सर्वे का काम हुआ है, ये पर्चा बना है, वो पर्चा आप देख लीजिए। और पर्चा देखने के उपरांत अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, सही बना हुआ है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ छूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर्चा वितरण के बाद 3 बार चांस दिया जाता है। 3 बार चांस दिया जाएगा कि उसका सुधार आप करवा सकते हैं। पहला चांस जो होता है वो 15 दिन का समय दिया जाता है, दूसरा चांस जो होता है वो 30 दिन का समय दिया जाता है और तीसरा चांस जो है वो 90 दिन का समय दिया जाता है। अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग समय दिया जा रहा है। जो पहला चांस होता है वो प्रपत्र 8 के लिए होता है और वो 15 दिन का होता है। दूसरा चांस जो दिया जाएगा वो प्रपत्र 14 के लिए आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना का समय दिया जाएगा। और तीसरा जो चांस दिया जाएगा वो आपको प्रपत्र 21 के लिए दिया जाएगा और वो 3 महीना का समय रहता है, यानी टोटल 90 दिन का समय रहता है। और कि इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है, कुछ छूट गया है या कुछ ऐसे लोग जो नया केवाला करवाए हैं, वैसी स्थिति में आप लोग अपना पेपर जमा करके, साक्ष्य जमा करके, अपना दावा आपत्ति करके उसमें सुधार करवा सकते हैं। तब जाके फाइनल खतियान बनता है। तो ये खतियान फाइनल होने तक के बीच में कई कड़ी है, उस कड़ी के बीच में आप लोग अपना अपना जो भी दावा है वो प्रस्तुत करके उसका करेक्शन करवा सकते हैं, अगर कुछ गलती होती है तो। सर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्वे कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। वो चाहे तो प्रपत्र 2 और जो 3-1 और जो 3-1 है उसको भरकर अभी अगर वो चाहे सिविल में जमा करना, तो क्या उससे वो काम चल जाएगा? क्योंकि सर डॉक्यूमेंट निकलवाने में भी लोगों को समय लगती है, इतना आसानी तो है नहीं। जाते हैं लोग वहाँ चक्कर लगाते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों को बता दीजिए सर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कैसे सर्वे प्रक्रिया को पूरा करवा सकता है? कि अभी का
जो प्रक्रिया है इसमें तो ये है कि आपको सिर्फ फॉर्म भर के जमा करना है। आप लोगों से जो पेपर मांगा जा रहा है, पेपर इसलिए मांगा जा रहा है ताकि उसका हम लोग मिलान करके अपने तरह से रेडी भी रहेंगे और जो स्थल का काम होगा वहाँ पर डायरेक्ट जाके काम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर अभी उपलब्ध नहीं है किसी भी कारणवश, तो कोशिश कीजिए कि पेपर निकल जाए। पेपर निकालने का कुछ तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पेपर निकलता है। और अगर आपके पास नहीं हो पाता है, कहीं से भी पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप लोगों के पास अभी समय है। फॉर्म 2 होने के बाद किश्तवाड़ की प्रक्रिया होगी, किश्तवाड़ की प्रक्रिया के बाद खानापुरी की प्रक्रिया होती है। तो इस बीच में आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। तो खानापुरी की प्रक्रिया से पहले आपको वो पेपर उपलब्ध हर हाल में करवाना पड़ेगा, तभी आपके नाम पे खतियान दर्ज होगा। तो ये जो बीच में 3 से 4 महीने का समय आपके पास है, तो इस 3 से 4 महीने के समय के भीतर आप लोग अपना पेपर व्यवस्थित कर लेंगे। दूसरा के अगर पेपर आपके पास नहीं है, जैसे खतियान होता है, तो खतियान अगर आपके पास नहीं है तो उसका नकल निकालने के लिए आपको जिला अभिलेखागार जाना पड़ेगा। जिला अभिलेखागार में वहाँ पे चिरकुट कटता है, फॉर्म अप्लाई होता है, वहाँ जाकर आप वहाँ से उसका नकल निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिला में जाने में सक्षम नहीं होंगे, दूर है, समय लगता है, वहाँ पर भी जाइएगा तो आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन का समय लग सकता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को एक रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, उस रास्ते से भी आप लोग अपना खतियान निकाल सकते हैं। वो रास्ता ये है कि DLRS की वेबसाइट पे ही आप लोग जाइएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन है भू अभिलेख का, भू अभिलेख करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। वहाँ क्लिक करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन मांगता है, आपका मोबाइल नंबर से वो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फाइनल कीजिए और रजिस्ट्रेशन फाइनल करने के उपरांत वहाँ पर आपका जो जिला का खतियान है, जो अभिलेखागार में खतियान रहता है, उसको स्कैन करके अपलोड किया गया हुआ है, स्कैन करके अपलोड किया गया है। तो वहां से भी आप जाके उस अपने खतियान का नकल निकाल सकते हैं, जो डिजिटलाइज फॉर्मेट में होता है, डिजिटल साइन रहता है। उसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर सिंपल ऐसे डाउनलोड करना चाहेंगे आप, जो वेब कॉपी कहलाती है, तो वेब कॉपी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो शायद 10 रुपया उसका फी है, वो 10 रुपया आप पेमेंट कीजिएगा। पर पेज के हिसाब से वो डाउनलोड होता है, एक पेज डाउनलोड कीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा। वैसे ही आपको जितना पेज डाउनलोड करना है वो उतना 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो निकलेगा वो वेब कॉपी निकलेगा और वेब कॉपी की मान्यता नहीं होती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन उसी में एक और ऑप्शन देता है जिसको आप लोग डिजिटल साइन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको 10 की जगह 20 रुपया खर्च करना पड़ेगा। जो सरकार को पेमेंट करना है वो ऑनलाइन प्रक्रिया ही है, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। वो 20 रुपया पर पेज के हिसाब से पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट करने के उपरांत उसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं प्रिंट। जैसे ही उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकालिएगा, उसका 100% मान्यता रहता है, वो 100% वैलिड होगा। आपको उसके आधार पे आपका काम किया जाएगा, तो आप वहां से जाके खतियान निकाल सकते हैं। दूसरा केस है कि केवाला, तो केवाला जो निकलता है वो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है और आपको अगर डेट याद है, केवाला का साल याद है, तो वो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर साल याद नहीं, एक रेंज में याद है, जैसे कि 70 से 80 के बीच में आप केवाला करवाए, इस सन में करवाए थे, वो आपको याद नहीं है, तो फिर आप वहां पे जाके उसको बताइएगा कि 70 से 80 के बीच का रिकॉर्ड हमारे गाँव का निकालने के लिए, तो वो आपको निकाल के वो दे देगा। तो केवाला निकालना बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, वो आप रजिस्ट्री ऑफिस से कहीं से भी जाके निकाल सकते हैं। पुपरी से अगर निकालना चाहते हैं तो पुपरी से निकाल लीजिए, सीतामढ़ी से निकालना चाहते हैं तो सीतामढ़ी से जाके आप निकाल सकते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस से आप केवाला निकाल लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास पर्चा की जमीन होगी, तो पर्चा अगर आपका नष्ट हो गया है, गायब हो गया है, तो आप अंचल में चले जाइए, अंचल अधिकारी महोदय को आप आवेदन दीजिए। वो संपुष्ट करके अगर दे देती हैं कि हाँ इनके नाम से पर्चा निर्गत हुआ था और निर्गत होने के उपरांत इन लोगों के नाम पे जमाबंदी कायम है और इनका रहन सहन उस पर हो रहा है, जोत कब्जा है, अगर वो प्रमाणित करके हमको उपलब्ध करवा देती हैं तो उसके आधार पे भी आपका काम हो जाएगा। ये जो सर्वे का काम चल रहा है सिर्फ ग्राम पंचायत में हो रहा है या फिर नगर पंचायत में भी? अभी जो सर्वे का काम शुरू हुआ है वो पूरे बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का ही काम होगा, जो राजस्व ग्राम या गांव कहलाते हैं उसका होगा। नगर निगम का जो रूल है, जो सर्वे करने का नया तरीका होगा, वो अभी विभाग की तरफ से पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है। वो जैसे ही बनेगा तब जाके नगर निगम या नगर पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये सारे एरिया का सर्वे बाद में होगा। अभी जो सर्वे हो रहा है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र का हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने गांव हैं वो सारे गांव का सर्वे होगा। जहां पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है वहां पर फिर से सर्वे होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, जैसे कि आप सीतामढ़ी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी में 4 अंचल का काम पहले से चल रहा है, जिसमें आपका बाजपट्टी, बत्ताहा, रीगा और सोनबरसा, ये 4 अंचल ऐसा है जिसमें 2020 से ही कार्य शुरू किया गया था। लेकिन बीच बीच में आप लोग जानते होंगे कि 2020 में
कोरोना का एक प्रभाव पड़ा था पूरे देश पर, तो बीच बीच में वो काम स्टॉप भी हुआ, स्टॉप होने के बाद बंद भी हुआ, लॉकडाउन लगा, तो उसकी वजह से काम पे असर पड़ा है। तो उसकी प्रक्रिया जहां तक हो गई है, बहुत सारे गांव में फाइनल पब्लिकेशन हो गया, अंतिम प्रकाशन हो चुका है। जो छोटा छोटा गांव था वहां पे अंतिम प्रकाशन भी हो गया है, और जो बड़ा गांव है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। कोई प्रपत्र 12 के केस में है, कोई प्रपत्र 18 के केस में है, वो लगभग फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला है। या बहुत बड़ा गांव है तो वो हम समझते हैं कि मिडिल स्टेज पे होगा। तो जिस स्टेज में वो है वहां से आगे का काम चलेगा, वो पीछे से नए सिरे से नहीं शुरू होगा। वो सर्वे खत्म नहीं हुआ है, सर्वे कभी बंद नहीं होता है। जब सर्वे कंप्लीट शुरू होता है तो वो कंप्लीट होके ही खत्म होता है। तो जिस 4 अंचल में पहले से काम चल रहा था वो यथावत चल रहा है। बाकी 13 अंचल में नए सिरे से काम शुरू किया गया और नए सिरे से सर्वे का काम किया जाएगा। सर एक सवाल है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 4 भाई है, उसमें 1 या 2 भाई बाहर है, 2 भाई मौजूद है, वो सर्वे में अपना फॉर्म जमा किया, लेकिन 1 या 2 भाई फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या वो जो ज़मीन उनका होगा, उनके हक का जो होगा, वैसे ज़मीन का क्या होगा सर? देखिए, ऐसी स्थिति में आप लोगों को मैंने बताया, सारे श्रोताओं को मैंने बताया कि आप बिहार के बाहर कहीं भी रहते हो, आपके पास ज़मीन का अगर पेपर है, आपके नाम से पेपर है, तो वहीं से बैठ के आप ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए। और खानापुरी के समय आप लोग यहाँ पर आके अपना जो ओरिजिनल पेपर है वो देख के सत्यापित करवा के अपना काम करवा लीजिए। दूसरा केस ऐसा बनता है कि अगर आपकी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, सामलात ज़मीन जोत रहे हैं, 4 भाई और चारों मिलके जोत रहे हैं, तो उस चारों भाई में से कोई एक भाई भी अगर यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और पेपर का सत्यापन करवा लेंगे तो चारों भाई के नाम से खतियान बनने का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि चारों भाई के नाम से बंटवारा करके अलग अलग नया खतियान बन जाए, नया नक्शा बन जाए, तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होके अपना जो शेड्यूल है, जो बंटवारा नामा है, वो बनाना पड़ेगा और बनवा के यहाँ पे लाके जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका अलग होगा। अन्यथा की स्थिति में वो संयुक्त खतियान ही बनेगा। तो आपके पास ऑप्शन अभी ये है कि फॉर्म 2 और 3(1) जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, लेकिन खानापुरी का जो समय आएगा उस समय आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, अपना पेपर और जो दस्तावेज है वो जमा करना पड़ेगा। खानापुरी की प्रक्रिया हम समझते हैं 2 से 3 महीना चलती है गाँव के हिसाब से। छोटा गाँव है तो वो 1 महीने में भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर मीडियम गाँव है या बड़ा गाँव है तो वो 2 से 3 महीना का समय चलेगा। उस समय आपको सारा पेपर जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर आकर अपना सारा सत्यापन करवा रहे और सत्यापन होने के उपरांत अपना नया खतियान बनवा लें। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर एक बार आपका खतियान बन गया तो जिंदगी भर फिर आप निश्चिंत रहेंगे। आपको कोई भी काम करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी भूमि सर्वे के बारे में। सर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन है, लेकिन वो 2-3 भाई है, वो मौखिक तौर पर बंटवारा किए हुए हैं कि भैया आप ये बगल वाला आप लीजिए, बगल वाला आप ले लीजिए, आगे वाला आप ले लीजिए। इस टाइप का भी मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है। तो उन जमीन का अगर वो सर्वे करवाना चाहे तो किस प्रकार करवाएंगे? क्योंकि मौखिक बंटवारा का सर कोई कागजात तो है नहीं उनके पास, तो वैसे लोगों के लिए क्या? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मौखिक बंटवारे का कोई भी वैल्यू नहीं होता है सरकार की नज़र में। सरकार को जब तक आप पेपर नहीं दीजिएगा, विभाग को पेपर नहीं दीजिएगा, तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो अगर आप लोग मौखिक बंटवारा करके वर्षों से रह रहे हैं, जोत आबाद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हम ये सलाह देंगे कि जो बंटवारा आप लोगों का है, जो मौखिक बंटवारा है, उसी चीज को आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए, एक बंटवारा नामा बना लीजिए, उस पे सभी पक्ष उस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। गाँव के जो पंच वगैरह होते हैं, सरपंच हो या पंच हो या जो गवाह है, जो थोड़ा प्रभाव रखते हैं गाँव में, लोगों का देखभाल करते हैं या फिर समाज में सामाजिक कार्य में जुड़े हुए होते हैं, जिनके बीच में बैठ के आप लोग बंटवारा किए होंगे पूर्व में, तो उन लोगों का हस्ताक्षर उस पे एज ए गवाह ले लीजिए, ताकि अगर आपका भाई कभी दूसरा भाई हो सकता है कि आज वो सहमत है, कल होके वो असहमत हो जाए उस बंटवारे से, तो वैसी स्थिति में गवाही काम देगी आपको कि इनके समक्ष हम लोग उपस्थित होके अपना बंटवारा किए थे और बंटवारा के अनुसार दखल कब्जा किए हुए थे। सर बहुत सारे ऐसे जमीन है जो मान लीजिए मेरे दादा परदादा के नाम से है, उस जमीन को हम चाहते हैं कि इस सर्वे में हमारे नाम से हो जाए, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे में तो ये प्रक्रिया ही है कि जो मृत रैयत हो गए हैं, जिनके नाम पे पेपर पूर्व में है, वो मृत रैयत से पेपर उठ के जीवित रैयत के नाम पर आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आपके बाबा के नाम पे जमीन है, खतियान उनके नाम पे है या केवाला उनके नाम पे है, वर्तमान में अभी आप उनके जीवित रैयत हैं, जीवित वंशज हैं, तो वैसी स्थिति में आपको खतियान या केवाला जो है उसकी फोटोकॉपी लगानी है, आपका जो वंशावली है वो लगाना है, प्रस्तुत करना है। और अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, हिस्सेदारी अलग अलग करवाना चाहते हैं, खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हैं या नक्शा अलग अलग बनवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका बंटवारा नामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो बंटवारा नामा शेड्यूल के तौर पर बनता है। वो शेड्यूल आप लोग बनाइए, एक जमीन का शेड्यूल बनता है, उस आधार पर आप बनाकर सभी पक्ष उस पर साइन करेंगे और साइन करने के उपरांत आपके जो गवाह होंगे 2-3 लोग, वो 2-3 गवाह से साइन करवा लीजिए। उसको हम लोग अपने स्तर से भी एक बार सत्यापित करेंगे कि आपके भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारा से आपके सभी भाई सहमत है या नहीं है। साइन
उनके द्वारा ही किया गया है या फिर कोई जाली साइन किया गया है, ये सारी चीज का सत्यापन हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं। और सत्यापन होने के उपरांत अगर सभी लोग सहमत पाए जाते हैं तो उसके अनुसार फिर आपका अलग अलग खाता और नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस सर्वे में ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि अगर अलग करवाना चाहते हैं तो बंटवारा नामा आप बनाइए, सभी की सहमति दिखाइए, सहमति के अनुसार अलग अलग खतियान दर्ज हो जाएगा। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है, कहना यह है कि सर्वे में जो वंशावली का प्रक्रिया चल रहा है उसमें किसी का 4 भाई है 4 बहन है और 2 बहन उसने डेट कर और 2 बहन बची हुई, उस कंडीशन में अगर उसका वंशज जो है उसके बेटा या उसके और जो घर के लोग हैं अगर वो वंशावली में अगर तैयार ना हो बनाने के लिए कोई तरह का समस्या खड़ा, उसमें क्या करना होगा? इससे देखिए, अगर कोई वंशज मृत हो जाते हैं तो वंशावली में आप स्वर्गीय लिख दीजिए, इससे ये साबित हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनका नाम वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन हिस्सेदारी की जहाँ पे बात आती है, जैसे आपकी बहन है और बहन का डेथ हो गया है तो बहन के जो भी संतान होंगे उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप बहन का नाम स्वर्गीय लिखिए और स्वर्गीय के नीचे जो भी उनकी संतान है उनका नाम दर्ज कीजिए। और दर्ज करने के उपरांत उन लोगों को बोलिए कि सारे भाई और जो भी बहन है सब लोग मिलकर एक एनओसी दे दिए, क्योंकि आप लोगों को हिस्सा मिला नहीं हुआ है या आप लोग नहीं लिए हुए हैं, आपकी माता जी ने नहीं लिया था, अभी हम लोगों के बीच में इसका बंटवारा किया हुआ है, तो आप लोग इसका एनओसी दे दीजिए। एनओसी देने के उपरांत वो ऑटोमेटिक वहां से नाम सारे लोगों का हट जाएगा और जो आपके जिन लोगों के बीच में आप लोगों ने बंटवारा किया है, जो वितरण हुआ है जमीन का, वो बंटवारा के अनुसार अभी नया खतियान बन जाएगा। सर बहुत सारे भूमि ऐसे है जो सरकारी है, तो वैसे भूमि का क्या होगा सर ये सर्वे के अनुसार? देखिए, सरकारी भूमि जो पूर्व में सरकारी है वो आज भी सरकारी है और भविष्य में भी सरकारी जमीन रहेगी। वो उस जमीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोगों का सबसे पहला दायित्व यही है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करना है। सरकारी कर्मी का ये दायित्व होता है कि सरकार का संरक्षण करना, उनकी जो जमीन है उनको संरक्षित करना। तो सरकारी जमीन को सबसे पहले हम लोग खोज के उसको ट्रेस करके उसको अलग से सरकारी खाते में दर्ज कर देंगे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जिस स्थिति में सरकारी जमीन की बंदोबस्ती किसी को की जाती है, तो अगर वो बंदोबस्ती वैलिड है, सही पाई जाती है, तो बंदोबस्ती की स्थिति में बंदोबस्ती जिसको हुई होगी या उनके अगर जीवित वंशज अभी वर्तमान में उस जमीन को जोत कोर कर रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के नाम पे खतियान बनने की प्रोसेस होगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि बंदोबस्ती जैसे मेरे नाम पे हुई, सरकार के द्वारा मेरे नाम पे बंदोबस्ती कर दी गई और हमने किसी तीसरे पर्सन को उसका केवाला कर दिया, ठीक है, जानकारी के अभाव में वो केवाला कर दिया कि ये जमीन मेरी थी और हमने आपको केवाला कर दिया। तो वैसी स्थिति में जो केवाला करने वाले हैं और जो केवाला लेने वाले हैं दोनों बेवकूफ बनेंगे और वो जमीन फिर से पुनः वो चली जाएगी बिहार सरकार के नाम पर। वो ना तो जिनको बंदोबस्ती हुई है उनके नाम पे खतियान बनेगा, ना जो केवालाधारी है उनके नाम पे खतियान बनेगा, वो पूर्ण रूप से बिहार सरकार फिर से घोषित हो जाएगा। सर इस सर्वे में अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है और उनका घर बिहार सरकार जमीन में बना हुआ है, उस कंडीशन में उसके साथ क्या किया जाएगा? बिहार सरकार में बसे हुए हैं चाहे कोई भी भूमिहीन किसान हो या जमीन वाले किसान हो, कोई भी अगर बिहार सरकार में बसा हुआ है तो खतियान उनके नाम से कभी नहीं बनेगा। वो खतियान बिहार सरकार के नाम से ही बनेगा। वो घर बना के रह रहे हैं, उनका मर्जी है, वो रहे घर बनाकर, सरकार को जिस दिन जरूरत होगी वो घर तोड़ के वहां से हटा देंगे। घर तोड़ना या हटाना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों का काम है नया खतियान बनाना। और नया खतियान जो बनता है वो पेपर के आधार पर बनता है, तो पेपर बिहार सरकार के नाम पे अगर है तो वो बिहार सरकार के नाम पे अभी यथावत रहेगा। सर कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो सर्वे हो रही है इसमें हम चाहते हैं जमीन अपने नाम कराना, तो उनको लगता है कि हमें रजिस्ट्री करवाना होगा, क्योंकि इससे पूर्व में जो भी प्रक्रिया होती थी सर रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों का जमीन उनके नाम से होता था। ये सब करवाने के बाद तो उन लोगों को बता दीजिए कि उनको क्या इस चीज़ को लेकर घबराना है, क्या इसके लिए रजिस्ट्री उन्हें करवानी होगी? नहीं, देखिए, जैसे अभी किसी के नाम पे जमीन है और उनके वंशज अभी जीवित हैं, जैसे आपके बाबा के नाम पे जमीन थी और उनका पोता अभी जीवित है, तो वैसी स्थिति में आपको अलग से रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके खतियान के अनुसार, आपके वंशावली के अनुसार यथावत आपका खतियान नया बन जाएगा, आपके नाम से बन जाएगा, जो जीवित रहिए थे उनके नाम से बन जाएगा, उसमें अलग से केवाला कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ केस ऐसा बनता है जैसे आपके खानदान के बाहर के लोग हैं, जैसे आपकी जमीन थी और आपके टोले मोहल्ले में किसी दूसरे को देना चाहते हैं या अगल बगल में कोई रह रहा है तो उसको देना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में पूर्व में भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान था और आज भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान है। अपने भाइयों में अगर कोई बंटवारा करना है तो उसमें कोई रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। आप लोग शेड्यूल बनाकर जो बंटवारा नामा है उसके अनुसार बंटवारा नामा बनाकर यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके आधार पर नया खतियान बनने का काम दर्ज होगा। सर इस सर्वे में अगर मान लीजिए पूर्व में किसी के पिता के नाम से कोई जमीन है, उसमें भैयारी बंटवारा करके यहाँ कोई अलग से कोई जमीन बेच चुका है, फिर दोबारा से सर्वे में अगर चाहेगा उस जमीन पे दावा करना अपना बंटवारा के बावजूद भी उस जमीन पे, तो क्या उसका मिल सकता है उसको? अगर जमीन की बिक्री हो गई है तो केवालाधारी उस पर दावा करेगा, वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। खतियानी रैयत अगर उस पर दावा करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर केवाला दर्ज हो चुका है और केवाला दर्ज होने के साथ साथ उसका दखल कब्जा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज उसके अगेंस्ट में जाती है, तो अगेंस्ट में जाएगी तो वो तो मिलेगा नहीं कभी, वो हमेशा आपको जो केवालाधारी है उनके नाम पर दर्ज होगा। अगर किन्हीं का
उसका भाई या उसका चाचा जो है उनके हिस्सा से ज्यादा जमीन बेच, उनका क्या होगा? देखिए, हिस्से की जो बात आती है ये हमेशा समाज में आता है कि हिस्सा से ज्यादा जमीन बेच दिया है। तो हिस्सा सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि उनका कितना हिस्सा बनता है या क्या बनता है। तो जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं है, बंटवारा नामा नहीं है, तब तक हिस्सेदारी की कोई बात नहीं आती है। शेड्यूल अगर आप लोग बनाए हुए हैं, बंटवारा नामा बनाए हुए हैं और उसके उपरांत अगर कोई हिस्सा से ज्यादा जमीन बेचा हुआ है तो आप अपना दावा कीजिएगा शेड्यूल के अनुसार। वो दावा पत्ती में उसकी हियरिंग होती है, जैसे कोर्ट में आप लोग हियरिंग पे जाते होंगे वैसे ही सर्वे कार्यालय में भी हियरिंग होती है। जो दावा पत्ती आप करेंगे उसकी हियरिंग होगी, हियरिंग में आपका सारा पेपर जांचा जाएगा और जांच के उपरांत अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो वो रिजेक्ट होगा और जो सही होगा उसके अनुसार नया खतियान दर्ज होगा। तो ये सब जो चीज है, हिस्सा से ज्यादा बेच देना या फिर अपने नाम की जमीन नहीं है दूसरे के नाम की जमीन बेच देना, ये सारी चीज जांच की बात आती है। तो जब तक इस पे कोई जांच नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा सकता है। तो पेपर आप लोग दिखाइए, पेपर के अनुसार हम लोग जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। अच्छा सर, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़मीन जो एक है ऐसा कि जो राम सुगार सिंह और राम नरेश सिंह की ज़मीन है, जैसे मलकाना हक बोलते हैं, वो ज़मीन किसी भी समय जो बंटवारा हो गया, किसी को मिल गया। आज से 32 वर्ष पहले वो जो है उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो ज़मीन रजिस्ट्री होता नहीं है, तो वो ज़मीन पंचनामा बना कर उसको बेच दिया गया। तो उस ज़मीन का हिसाब किताब क्या है, वो कैसे किया जाएगा? देखिए, रजिस्ट्री का तो शुरू से ऑप्शन है, शुरू से प्रावधान है, ऐसा कभी नहीं रहा है कि रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता था। जमीन अगर आपके वंश से बाहर जा रही है, जैसे ही जमीन आपके वंश से बाहर जाएगी तो सरकार का ये नियम है कि आपको उसका रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्री के उसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर पंचनामा के तहत आपको प्राप्त है तो उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। वो हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, पेपर आपका देखेंगे तभी इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। पेपर आप लेके आइएगा, वो हम देखेंगे। तो साथियों, इतने सारे सवाल थे जो आपने पूछा था। अगर इसके अलावे भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन सर के साथ फिर करूंगा अगर आपका कोई डाउट है तो। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको सर्वे से संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट है, तो वो सारा क्लियर होगा, क्योंकि सर ने जो बताया है बिल्कुल जेन्युइन और सटीक जानकारी दिया है। इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।